जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का बिहार दरोगा स्पेशल सीरीज में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। चूँकि प्राचीन भारत के इतिहास से बिहार दरोगा में कई बार प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता है, इसीलिए हम बिहार दरोगा स्पेशल सीरीज चला रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास का। तो वीडियो को पूरा देखना है, आप सभी से निवेदन है। उससे पहले हम लोगों के आदर्श, हम लोगों के आइडियल एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए, समझिएगा आप सफल हो गए। इसी के साथ हम आते हैं प्रश्न की ओर। आपका आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज सर्वोत्तम है? हड़प्पा स्थलों की खुदाई से प्राप्त कलाकृतियों में कौन सी चीज है जो कि सर्वोत्तम है? तो वो है मुहरे। आपको ध्यान में रखना है, मुहरे। आपका अगला प्रश्न है, कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति एक किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है? कांसे की बनी एक नर्तकी की छोटी मूर्ति किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आपको ध्यान में रखना है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां अधिकांशतः किनकी है? तो वह नारी की है। आपको ध्यान में रखना है, हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां अधिकांशतः किसकी है? तो नारी की है। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किससे मिलती है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि के विषय में जानकारी किससे मिलती है? तो मुहरों से मिलती है। ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी है? हड़प्पा वासियों की लिपि कैसी है? तो वो भाव चित्रात्मक है। ध्यान में रखिएगा, भाव चित्रात्मक है जो कि हड़प्पा वासियों की लिपि है। ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? हड़प्पा या सिंधु लिपि सर्वप्रथम कब प्रकाश में आई? तो 1853 ईस्वी में प्रकाश में आई। आपको ध्यान में रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका अगला प्रश्न है, संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? संपूर्ण सिंधु लिपि कब प्रकाश में आई? तो 1923 ईस्वी में। ध्यान में रखिएगा, 1923 ईस्वी में। सिंधु लिपि किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? सिंधु लिपि जो होती है वह किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? तो वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ध्यान में रखिएगा, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? हड़प्पा सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो मातृ देवी की जो उपासना थी वह सर्वाधिक प्रचलित था। ध्यान में रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, किन हड़प्पा स्थलों से यज्ञीय हवन कुंड या अग्निकुंड वेदियां प्राप्त हुई है? तो वो हड़प्पा, लोथल एवं कालीबंगा ये सभी से प्राप्त हुए। आपको ध्यान में रखना है। किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के आध रूप या पशुपति के रूप में चित्रित किया गया है? तो वो मोहनजोदड़ो। आपको ध्यान में रखना है कि किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से प्राप्त एक मुद्रा में शिव के अध एवं अध रूप या पशुपति रूप के चित्रण किया गया है? तो वो मोहनजोदड़ो। आपको ध्यान में रखना है। हड़प्पा वासियों का पवित्रम वृक्ष क्या था? हड़प्पा वासियों का पवित्रम वृक्ष क्या था? तो वो पीपल का वृक्ष था। ध्यान में रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों, हम ऐसे ही आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं दरोगा स्पेशल सीरीज का। तो अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आप सभी से निवेदन है। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? हड़प्पा वासी किस पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते थे? तो कुब्बर वाला जो सांड था ना, उसे बहुत पवित्र मानते थे। ध्यान में रखिएगा। किस हड़प्पा स्थल से पुजारी की प्रस्तर पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो वो हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। ध्यान में रखिएगा। हड़प्पा समाज किस प्रकार का था? हड़प्पा समाज किस प्रकार था? तो किस प्रकार का था? तो मातृ सतात्मक था। मातृ सतात्मक। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है?
भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, ध्यान में रखना है आप सभी को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस हड़प्पा पुरास्थल की खुदाई की गई थी? तो वह रोपड़ की गई थी, ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए हैं? तो गुजरात में खोजे गए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी जब भारत आज़ाद हो गया था तब हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत के किस राज्य में खोजे गए थे? तो गुजरात में खोजे गए थे, ध्यान में रखिएगा। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल क्या है? तो वह धौलावीरा। धौलावीरा सबसे बड़ा पुरास्थल है, आपको ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला तथा सिंध का खलिस्तान उपनाम से भी जाना जाता है? किस हड़प्पा पुरास्थल को मृतकों या मुर्दों का टीला तथा सिंध का खालिस्तान उपनाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को माना जाता है, ध्यान में रखिएगा, मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना जाता है? तो कांस्य युग की सभ्यता माना जाता है, आपको ध्यान में रखना है। किन हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है? तो लोथल, सुतकांगदा, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। किन हड़प्पा पुरास्थलों से घोड़ों की हड्डियां प्राप्त हुई? घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है तो लोथल से प्राप्त हुआ है, सुतकांगदा से प्राप्त हुआ है और कालीबंगा से, ध्यान में रखिएगा। किस हड़प्पा पुरास्थल को लघु हड़प्पा कहा जाता है? तो लोथल को कहा जाता है। सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था? तो सर जॉन मार्शल ने दिया था, ध्यान में रखिएगा। विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया है और कौन कौन? विद्वानों ने वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया है और कौन कौन है? तो 2 भागों में विभाजित किया है और ऋग वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, ध्यान में रखिएगा। कौन कौन काल है? ऋग वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, 2 भागों में विभाजित किया था। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे क्या कहा जाता है? तो ऋग वैदिक काल कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, ऋग वैदिक काल उसे कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, कब से कब तक के काल को ऋग्वैदिक काल माना गया है? कब से कब तक के काल को ऋग्वैदिक काल माना गया है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल माना गया है, ध्यान में रखिएगा। जिस काल में ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य 3 वेदों ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों तथा उपनिषदों की रचना हुई है उसे क्या कहा गया है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना गया है? कब से कब तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना गया है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व को, 1000 से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल माना गया है, ध्यान में रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन भारत के निवासियों को क्या कहा जाता है? तो आर्य कहा जाता है। आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास क्या था? आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत के अनुसार आर्यों का मूल निवास क्या था? तो मध्य एशिया था, ध्यान में रखिएगा, मध्य एशिया, बैक्ट्रिया। आर्यों के मूल निवास संबंधी सर्वाधिक मान्य सिद्धांत, मध्य एशिया का सिद्धांत किस विद्वान ने द्वारा दिया गया था? तो मैक्स मुलर द्वारा दिया गया था, ध्यान में रखिएगा। आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो वो ऋग्वेद से मिलती है, ध्यान में रखिएगा, ऋग्वेद से मिलती है। आर्य शब्द तथा आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ या उच्च वंश होता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या उच्च वंश। आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी, ध्यान में रखिएगा।
भारत आने वाले आर्य क्या कहलाते थे? तो इंडो आर्य कहलाते थे। भारत आने वाले आर्य क्या कहलाते थे? तो इंडो आर्य कहलाते थे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो पंजाब में बसे थे, सप्त सप्त सैधो प्रदेश में। वैदिक समाज कितने भागों में विभाजित किया गया था? वैदिक समाज कितने भागों में विभाजित किया गया था और कौन कौन है? तो 4 भागों में विभाजित किया गया था। और है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है। ये 4 भागों में विभाजित किया गया था। वैदिक समाज को ध्यान में रखिएगा। 4 भागों में वैदिक समाज को विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ में अर्थात ऋग वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होता था? तो व्यवसाय के आधार पर होता था, ध्यान में रखिएगा। कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा था? कालांतर में अर्थात उत्तर वैदिक काल में समाज का वर्गीकरण किस आधार पर होने लगा था? तो जन्म के आधार पर होने लगा था, ध्यान में रखिएगा। वैदिक काल में आय का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? वैदिक काल में आय का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? तो लिया जाता था 1/16, ध्यान में रखिएगा, 1/16। आपका अगला प्रश्न है, वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? वैदिक काल में लेन देन तथा व्यापार की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय। कई बार पूछा गया है वस्तु विनिमय। विनिमय आपको ध्यान में रखना है कि वैदिक काल में लेन देन व्यापार की कौन सी प्रणाली थी? तो वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय यानी वस्तु से वस्तु को ही लिया जाता था। जैसे आप गेहूं किसी को दिए तो वो आपको हो सकता है कि वो मकई आपको दे दे, यानी वस्तु का विनिमय प्रचलित था। वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? वैदिक काल में शिक्षा कहाँ दी जाती थी? तो गुरुकुल में दिया जाता था। आपको ध्यान में रखना है, गुरुकुल में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, ध्यान में रखिएगा। कालांतर अर्थात उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल में आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो वो प्रजापति थे, ध्यान में रखिएगा, प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता प्रजापति थे और ऋग वैदिक काल में इंद्र थे। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं में मुख्य कार्य क्या था? तो यज्ञ था। ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? तो सरस्वती को माना गया है। सरस्वती नदी को पवित्र माना गया है ऋग्वेद में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो वेक नॉट कहा जाता था, वेक नॉट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ क्या था? तो अश्वमेध यज्ञ था। वैदिक काल में राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए कौन सा यज्ञ किया जाता था? तो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। वैदिक काल में शौर्य प्रदर्शन व मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ क्या था? तो वाजपेयी यज्ञ था, ध्यान में रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 6ठी शताब्दी से इससे पहले यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो 16 थी। महाजनपदों की संख्या 16 थी, ध्यान में रखिएगा। किस ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो अग्नुत्तर निकाय में। किस ग्रंथ में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो वो अग्नुत्तर निकाय में, आपको ध्यान में रखना है। मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का क्या नाम था? मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का क्या नाम था? तो बृहदक्ष था, आपको ध्यान में रखना है। मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो बृहदत्त ने किया था, बृहदत्त ने किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? तो बृहदत्त का था, आपको ध्यान में रखना है।
हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 545 ईसा पूर्व में बैठा था। बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? 545 ईसा पूर्व में। बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था? तो राजगिरी। आपको ध्यान में रखना है कि बिंबिसार राजगिरी का राजधानी अपना बनाया था। बिंबिसार किस नगर का निर्माण करके अपनी राजधानी बनाया था? तो राजगिरी को। तो साथियों, ये था प्राचीन भारत का कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न। हम रोज एक पेज का सीरीज चलाते हैं, तो ये पेज समाप्त हो गया है। अगले दिन हम अगले पेज को कराएंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि रोज़ हम आपके लिए ऐसे ही बिहार दरोगा का सीरीज लाते रहते हैं, जिससे आपकी तैयारी हो और आप सिलेक्शन पा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।